आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दिल बड़ा ही कमजोर होता है, इतना कमजोर कि जरा सा स्ट्रेस आ जाए तो धड़कनें घोड़े की स्पीड से भागने लग जाती हैं। एग्जाम की टेंशन हो या फिर उसी एग्जाम के रिजल्ट का स्ट्रेस, प्रमोशन की परेशानी हो या इश्क मोहब्बत में तकरार, दिल इन तमाम सिचुएशन पर कमजोर पड़ ही जाता है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि थ्री इडियट्स की तरह आप इसे भी ऑल इज वेल कह के बेवकूफ बना देंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है जनाब। इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है ये। अब अपने इस दिल को महफूज कैसे रखना है, कैसे इसकी हिफाजत करनी है और कैसे इसे मजबूत और सुपर स्ट्रांग बनाना है, आज बात इसी पर हेलो डॉक्टर के इस एपिसोड में। मेरा नाम है खुशबू। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। सितंबर 2021 में एक खबर आई जिसने हर किसी को परेशान करके रख दिया और ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि उनका दिल या फिर उनका हार्ट कितना स्ट्रांग है भी या नहीं। खबर थी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की। महज 40 साल की उम्र में उन्हें हार्ट अटैक आया और वो दुनिया से रुखसत हो गए। यही नहीं, जून 2021 में एक्ट्रेस मंदिरा बेदी के पति फिल्म डायरेक्टर राज कौशल का भी हार्ट अटैक से निधन हो गया। ये तो सेलिब्रिटीज की बात कर रही हूँ। आम जनता की बात करूं तो भारत में 4.77 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स है। किसी का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो किसी के हार्ट में ब्लॉकेज है, कई लोगों ने स्टंट डलवाया हुआ है और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 या 3 बार ऑलरेडी हार्ट अटैक्स आए हुए हैं और फिलहाल वो दवाइयों पर सर्वाइव कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में हर साल 17.9 मिलियन से ज्यादा लोग हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज यानी कि हृदय संबंधित रोग दुनिया भर में होने वाली 32% मौतों की वजह है। अब इन हार्ट डिसीज के पीछे का कारण क्या है? बहुत लोग इस सवाल का जवाब छूटते ही हेरिडिटी तो दे देते हैं, पर इसका ज्यादातर लेना हमारे लाइफस्टाइल से भी है। जो चीजें हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं या फिर जिन हैबिट्स को हम डेली बेसिस पर दोहराते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पर पड़ता ही पड़ता है। अब अगर कोई ज्यादा धूम्रपान करता है तो सिर्फ उसके फेफड़े ही नहीं, उसका दिल भी कमजोर पड़ जाएगा। एक्स्ट्रा ऑयली खाने और रेड मीट खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जिससे दिल से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। तो आज कैसे इन बीमारियों से निपटा जाए, कैसे अपने हार्ट को सिक्योर किया जाए, कौन सी दवाइयां लें कौन सी नहीं, ये सब कुछ आज के इस हेलो डॉक्टर में बात करेंगे हम। इसके लिए हमारे साथ है डॉक्टर विवेका कुमार, जो दिल्ली साकेत के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और करीब 25 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में उन्हें। और साथ ही वो पैन मैक्स में प्रिंसिपल डायरेक्टर और चीफ है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका आज तक रेडियो पर और इस पॉडकास्ट में हेलो डॉक्टर में। सर, सबसे पहले हार्ट डे पास में है तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सबसे पहले हार्ट डे का ये जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों मनाया जाता है, एक बार अगर आप उसको ब्रीफली समझा सकें। हाँ, तो वर्ल्ड हार्ट डे बेसिकली हार्ट की बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करने का है, क्योंकि अगर आप सारी दुनिया में देखें तो सबसे ज्यादा हार्ट से रिलेटेड ही मौतें होती हैं। तो इसकी अवेयरनेस और आम जनता में इसके बारे में जागरूकता पैदा करने का ही इसका उद्देश्य होता है। तो सर, अभी सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहूंगी वो हार्ट प्रॉब्लम्स को लेकर ही कि किन किन वजहों से ये जो प्राइमरी जो कंसर्न्स होते हैं हार्ट डिसीजेस को लेकर, वो किन किन वजहों से होती है जिसकी वजह से लोगों को हार्ट से जुड़ी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हार्ट की बीमारी एक तो एजिंग प्रोसेस की वजह से होती है, पुरुषों में हार्ट की बीमारी ज्यादा होती है, लेकिन कई ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसके द्वारा हार्ट की बीमारी ज्यादा होती है। तो अगर किसी को हार्ट की बीमारी 50 साल के कम में या 60 साल के कम में होती है तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो अपनी जिंदगी में कई ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनको अगर बढ़ाएं तो हार्ट की बीमारी जल्दी होती है। जैसे अगर अनकंट्रोल्ड शुगर है, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर है, साथ में स्मोकिंग है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अगर लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप, इन सारी चीजों से काफी ज्यादा फर्क पड़ता है और हार्ट की बीमारी कम उम्र में हो जाती है। साथ ही साथ अगर
सॉल्ट और शुगर का इंटेक ज़्यादा है, और लोगों के खान पान में भी सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाते हैं, तो इन चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल बनता है और हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती है कि धमनियों में ब्लॉकेज आ जाती है। तो एक्चुअली ये एक तरह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जो अगर अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें तो हार्ट की बीमारियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी। तो सर यहाँ से कुछ मैं कुछ पॉइंटर्स आपसे लेना चाहूँगी, 5-10 जो भी पॉइंटर्स आप देना चाहें, वो ऐसे 5 या 10 वार्निंग साइन्स जो एक अनहेल्दी हार्ट के लिहाज से हम इग्नोर कर देते हैं और जो नहीं करना चाहिए। तो वो 10 वार्निंग साइन्स कौन से हैं जब किसी को अलर्ट मोड पर आ जाने की ज़रूरत है? तो हार्ट पहले गंभीर बीमारी से पहले कई बार अलर्ट सिग्नल देता है। तो अगर लोगों को पैदल चलने पे या मेहनत के काम करने पे सीने में भारीपन होना, सांस का फूलना और रुक जाने पे फिर उसमें आराम होने पे, तो इसको एंजाइना या डिस्निया ऑन एग्जर्शन कहते हैं, और ये एक वार्निंग सिग्नल है। इसके लिए इंसान को अपनी हार्ट का चेकअप करा लेना चाहिए। और लोगों को अगर चलने पे सांस फूलती है या अगर लेटने पे भी रात में सोते समय सुबह 3-4 बजे उठ के बैठने की जरूरत पड़ती है सांस के लिए, जिसको कि पीएनडी या पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया कहते हैं, तो फिर ये हार्ट की गंभीर बीमारी की तरह शो करता है। तीसरी चीज है कि अगर चलने पे हार्ट में धड़कन तेज हो जाती है, हार्ट बीटिंग तेज होने लगती है, या फिर खड़े होने पे चक्कर आता है, और या फिर उसके अपोजिट हार्ट बीटिंग बहुत स्लो रहती है, अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट की गति नहीं बढ़ती है, तो ये भी एक बहुत ही खतरनाक हार्ट की बीमारी के बारे में शो करता है। और इसके लिए भी अपने स्पेशलिस्ट के साथ मिल करके इसकी जानकारी और इसका पूरा एक इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। फिर कई लोगों में पैरों में स्वेलिंग या सूजन का होना, या फिर ओवरऑल वेट गेन होना, इन चीज़ों से भी हार्ट फेलियर को सिग्नल मिलता है, और हार्ट को उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, जैसे इकोकार्डियोग्राफी या ईसीजी कर लेना चाहिए। फिर अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा आधे घंटे से ज़्यादा सीने में सेंटर ऑफ द चेस्ट में पेन होता हो, बाएं हाथ में रेडिएट करता हो, इसके साथ साथ स्वेटिंग होती हो, और जिसको हम कहते हैं फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम, मतलब कि पेशेंट को लगता है कि कुछ बहुत ही खतरनाक वाकया होने वाला है, तो अगर इस तरह की फीलिंग आती है तो एक्यूट हार्ट अटैक को रूल आउट करना चाहिए, और इसमें कोई भी देरी नहीं करनी चाहिए, फौरन एक ईसीजी करके नियरेस्ट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक एक्यूट हार्ट अटैक का साइन है। तो इन मल्टीपल सिम्टम्स अगर ऐसे होते हैं, तो इनमें से किसी भी सिम्टम्स को हार्ट की सिम्टम्स मान करके इसको फौरन इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि हार्ट की बीमारी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं देती और सडन कार्डियक अरेस्ट कर सकती है, तो इसलिए इन सिम्टम्स का खास करके ध्यान रखना चाहिए। जी सर। और अभी किन चीज़ों को जो है अभी अपनी आदतों से जो है हटा देने की ज़रूरत है अगर हेल्दी हार्ट रखना हो तो, खासकर आज के जो यंगस्टर्स हैं उन लोगों के लिहाज से अगर हम देखें इस चीज़ को तो? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम इसको कहते हैं कि जितने भी हार्ट की बीमारी है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो लाइफस्टाइल में हमने एक्रोनिम बनाया 6S, मतलब 6S से शुरू होने वाली ऐसी चीजें हैं। सबसे टॉप मोस्ट है स्मोकिंग या टोबैको, किसी भी फॉर्म में लेने से हार्ट की बीमारी को ऑलमोस्ट 40-50% ज्यादा ये बढ़ा सकता है। और सेकेंड एस है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसको स्मोकिंग इक्विवेलेंट कहते हैं। तो अगर कोई भी 8-10 हजार से कम स्टेप 24 घंटे में लेता है तो उसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं, और ये हार्ट की बीमारी को न्योता दे सकता है। तीसरी चीज है एक्सेस ऑफ सॉल्ट और शुगर लेना। एक्सेस शुगर लेने से डायबिटीज हो सकती है और हार्ट की बीमारी को न्योता दे सकती है। साथ में ही अगर बहुत ही ज्यादा कोई अपने सॉल्ट को ज्यादा लेता है तो सॉल्ट को लेने से फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट की बीमारी ज्यादा होती है। तो अगली दो चीजें जो एस हैं, एक स्ट्रेस है। स्ट्रेस का मतलब है कि अगर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस हो गया, जॉब लॉस हुआ, तो इन चीजों से हार्ट की बीमारी ज्यादा होती है। इनफैक्ट सडन कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अगली चीज होती है जो कि स्लीप, अगर एडिक्वेट स्लीप नहीं होती तो पीपल कैन हैव एक्यूट हार्ट अटैक, एंड दे कैन even chronic sleep deprivation is also related to heart problem that can cause high blood pressure, diabetes also, and cardiac arrhythmia also. So I think these are the things जिसके बारे में बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। तो इस 6S को अगर अपनी लाइफ में
निकाल लिया जाए तो यंगस्टर्स को भी मैं कहता हूँ कि हार्ट की बीमारी यंग एज में नहीं होगी। अभी भी हम लोगों ने देखा कि कई लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि एक कम एज में हो रही है। तो कम एज में हार्ट की जो भी बीमारी है वो लाइफस्टाइल की वजह से ही है। तो रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर डाइट का प्रिकॉशन लेना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को नहीं अपनाना, और बाकी सॉल्ट और शुगर का इंटेक, कैलोरीज का इंटेक के ऊपर ध्यान रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के द्वारा हार्ट की बीमारियों को कम किया जा सकता है। जी सर, हार्ट प्रॉब्लम्स को लेकर अक्सर ये बातें कही जाती हैं कि जो हार्ट डिसीज का रिस्क होता है वो महिलाओं में एक अलग तरीके से होता है, ज़्यादा रिस्क पर होती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। तो उन लोगों के उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा मतलब होता है तो क्यों होता है, और क्या जो सिम्टम्स होते हैं हार्ट से रिलेटेड जो भी हमें लगता है कि हाँ ये सिम्टम्स है जिसकी वजह से ये पता चले कि हाँ हम उस हार्ट डिसीज की तरफ जा रहे हैं, तो ये वुमेन और जो मेल है उनको कैसे डिफरेंटली ये अटैक करता है, कैसे अफेक्ट करता है, और इसके फिर क्या किस तरह के प्रिकॉशंस हैं? तो वुमेन में हार्ट की बीमारी मोमन हार्मोन से प्रोटेक्शन के कारण थोड़ी लेट स्टेज में होती है। तो महिलाओं में ये पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने लगता है। पुरुषों में 40 साल की उम्र के बाद, तो पुरुषों में डेफिनेटली हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती है, लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन में बाकी रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा रहते हैं। तो महिलाओं में हार्ट की बीमारी का प्रेजेंटेशन भी टिपिकल नहीं होता, उनके में कईयों में एटिपिकल प्रेजेंटेशन होता है। जैसे पुरुषों में सीने में दर्द, चलने पे, एक्सरसाइज करने पे होता है, सांस फूलती, लेकिन महिलाओं में जनरल फटीग की तरह होता है, काफ़ी उनको लगता है कि वीकनेस लग रही है। तो महिलाओं में इसमें काफ़ी फर्क और काफ़ी डिफरेंट प्रेजेंटेशन होता है। इनफैक्ट हार्ट अटैक भी महिलाओं में काफ़ी देर तक मिस कर दिया जाता है, क्योंकि उनका टिपिकल प्रेजेंटेशन नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि सीने में दर्द, पसीना होना, ये सब की जगह वो सिर्फ फटीग की तरह प्रेजेंट करेंगी। उनको लगेगा कि सिर्फ अगर हम लेटे रहें कि कमजोरी लग रही है। तीसरी चीज है कि महिलाओं में कोमॉर्बिड कंडीशन ज्यादा होती हैं, और पहले हार्ट अटैक में ही जो मोर्टेलिटी रेट है महिलाओं में ज्यादा होती है, वो हार्ट अटैक को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती, और फिर अगर बर्दाश्त भी करती हैं तो फिर वापस उनके नॉर्मल रूटीन वर्क में जाने में और मुश्किलात पैदा होती हैं। तो इसलिए महिलाओं का हार्ट अटैक पुरुषों के कंपैरिजन में डिफरेंट होता है। तो एज ज्यादा होती है, कोमॉर्बिड कंडीशंस ज्यादा होती हैं, उनके में रिस्क फैक्टर्स ज्यादा होते हैं, और हार्ट अटैक ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि उसमें मोर्टेलिटी के चांसेस पुरुषों के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। सर, यहाँ पे हार्ट सर्जरी को लेकर भी कुछ सवाल है मेरे। जब हार्ट सर्जरी होती है तो वो कितना समय लगता है बैक टू नॉर्मल जाने में, और वहाँ पर ऐसे समय में जब हार्ट की सर्जरी हुई हो किसी की, तो वो फिर रिकवरी के दौरान किस तरह के प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? हार्ट की सर्जरी दो तरह से होती है। एक तो परक्यूटेनियस या इसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं, उसमें टोटल प्रोसीजर टाइम करीब 1-1.5 घंटे का होता है, और पेशेंट उसके 24 घंटे के बाद से नॉर्मल, इनफैक्ट हम लोग रेगुलरली डिस्चार्ज भी कर देते हैं, और 72 आवर्स में वो बैक टू नॉर्मल एक्टिविटीज में जा सकते हैं। दूसरी तरह की सर्जरी जो ओपन हार्ट सर्जरी होती है, वो बड़ी सर्जरी होती है। तो करीब 1 हफ्ते तक मरीज को हॉस्पिटल में ही रहना होता है, और 3 हफ्ते के बाद से वो धीरे धीरे अपना नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। तो ओपन हार्ट सर्जरी के बाद नॉर्मल एक्टिविटी पर आने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन जो परक्यूटेनियस टेक्निक है, जैसे हम हार्ट की सर्जरीज करते हैं, पेसमेकर लगाते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, तो उसमें 72 आवर्स से 1 वीक तक का टाइम इनफ होता है, जिसमें वो अपने बैक टू नॉर्मल रूटीन पे जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को मेजर हार्ट अटैक आया है तो यूजुअली हम एडवाइस करते हैं करीब 3 हफ्ते से 4 हफ्ते तक रेस्ट करने का, क्योंकि तब तक हार्ट जो डैमेज हुआ है वो धीरे धीरे रिकवर करता है। तो इसलिए उसमें भी ज़्यादा वक्त लगता है। तो ओपन हार्ट सर्जरी और एक्यूट हार्ट अटैक के बाद रिकवरी थोड़ा ज़्यादा लगती है। लेकिन जो इलेक्टिव सर्जरीज हैं, एंजाइना के लिए होती हैं, इलेक्टिव प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें 72 आवर्स के बाद वो बैक टू नॉर्मल एक्टिविटीज और 1 हफ्ते में स्ट्रेनुअस वर्क पे जा सकते हैं। सर, डॉक्टर, कुछ चीजें हैं जैसे डेली एस्पिरिन को लेकर बातें होती हैं हार्ट को कि इसको लेने से जो है आप हार्ट रिस्क को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये जो एस्पिरिन को लेकर जो होता है वो क्या मतलब कब लेना चाहिए, क्या वाकई ऐसा होता है? तो ये पूरी जो पिक्चर है उसको आप कैसे क्लियर करना चाहते हैं एस्पिरिन को लेकर, वो कैसे हार्ट को प्रिवेंट करता है या नहीं?
जो एस्पिरिन का ज्यादातर रोल सेकेंडरी प्रिवेंशन में है, मतलब जिसको ऑलरेडी हार्ट की बीमारी स्टैब्लिश हो चुकी है या हार्ट की ब्लॉकेजेस मॉडरेट स्टेज में हो, जो पीसीपी कॉरोनरी एंजियोग्राफी या एंजियोग्राफी पे प्रूवन है। लेकिन सिर्फ प्रिवेंशन के लिए स्टैटिन ज्यादा अच्छी मेडिसिन है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन। और ये देखा गया है कि जिन लोगों में दो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, या तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज हो, डायबिटीज हो। स्टडीज ने ये शो किया है कि अगर किसी को डायबिटीज भी है, हालांकि हम डायबिटीज को स्टेज 1 हार्ट डिजीज माना जाता है, लेकिन सिर्फ डायबिटीज रहने पे भी एस्पिरिन तो प्रोटेक्शन देता है, लेकिन एस्पिरिन की वजह से ब्लीडिंग का रिस्क भी बढ़ जाता है, तो वो प्रोटेक्शन नलिफाई हो जाता है। तो इसलिए एस्पिरिन अलोन जब तक कि प्रूवन हार्ट डिजीज नहीं है, लेने से रिस्क कम नहीं होता। लेकिन अगर किसी में मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, हार्ट की नसों में पहले से ही ब्लॉकेज है, सीटी एंजियोग्राफी में या फिर कॉरोनरी एंजियोग्राफी में, और हम उसके प्रोटेक्शन के लिए दे रहे हैं, तभी ये वैलिड है। तो इसलिए एस्पिरिन का ओवर यूजेस अब गाइडलाइंस में से हटा दिया गया है, और बगैर किसी डॉक्टर की सलाह के एस्पिरिन खुद ब खुद नहीं लेना चाहिए। सर, इसी के साथ साथ एक थेरेपीज भी होती है, एक एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, और भी क्या कोई किस तरह की कोई थेरेपीज जिसको लोग मतलब बोला जाता है कि ये लेने से आप रिड्यूस कर सकते हैं हार्ट रिस्क को। तो ये इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कोई ऐसी थेरेपीज लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, और कब सलाह लेने की जरूरत है, और कब लगे कि हाँ यही एकमात्र ऑप्शन भी है? जैसे भी आप देखें कि हार्ट की बीमारी को रोकने के लिए, जैसे मैंने कहा कि लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज। तो जिन चीज़ों से हार्ट की बीमारी कम होती दिखती है, वो स्मोकिंग बंद करने से या पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में ना रहने से, रेगुलर एक्सरसाइज करने से, 10,000 स्टेप्स या उससे ज़्यादा एक्सरसाइज करने पे, और अगर कोई डायबिटिक है तो अपने शुगर को अच्छे से कंट्रोल करे, 3 महीने का HbA1c 7 के नीचे ले जाए, ब्लड प्रेशर वेल कंट्रोल रहे। लेकिन जो एस्ट्रोजन थेरेपी और बाकी तरह की थेरेपीज के बारे में प्रिवेंशन हार्ट की डिजीज के लिए देखा गया, उसका कोई बहुत ज्यादा वैलिड या बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया है। तो इसलिए उसको अभी किसी गाइडलाइन में रिकमेंडेशन नहीं दी है कि हार्ट के प्रिवेंशन के लिए। तो लाइफस्टाइल एंड मेडिकेशन, ये दो चीजें ही अभी फ्रंट में है। अगर किसी को एस्टैब्लिश्ड हार्ट डिजीज है, तो भी देखा गया है कि अगर हम बहुत अच्छी लाइफस्टाइल और मेडिकेशन लेते हैं, तो हार्ट अटैक और कॉम्प्लिकेशंस को कम किया जा सकता है। लेकिन अभी कोई ये रिकमेंडेशन नहीं कि एस्ट्रोजन थेरेपी या इन चीज़ों से कोई फर्क पड़ता है। लेकिन नेचुरल एस्ट्रोजन जो वुमेन में, मेंस्ट्रुएशन वुमेन में, प्री मेनोपॉजल वुमेन में होता है, वो डेफिनेटली प्रोटेक्टिव होता है। लेकिन इवन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से भी हार्ट की बीमारी ज्यादा होती है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी बीमारियां जो हाइपरकोएगुलेबल स्टेट होते हैं, वो ज्यादा होती है। तो इसलिए इन तरह की थेरेपी से ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम कर सकती है हार्ट की। और एक सवाल डॉक्टर, ये कि महिलाओं में हार्ट डिसीज को लेकर ये भी होता है कि अगर कोई बर्थ कंट्रोल ज्यादा दवाइयाँ खाते हैं, तो उससे ये हार्ट का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो इस पर बर्थ कंट्रोल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो औरतें अभी ले रही हैं और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है, या फिर कुछ भी? तो जैसे भी बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं या जिसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं, वो प्रोकोआगुलेंट स्टेट प्रोड्यूस करती हैं बॉडी में, और उससे हार्ट की बीमारी और नसों में, पैरों की वेन्स में, आर्टरीज में क्लॉट बनने के चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इस तरह की बीमारियों का ज्यादा रिस्क रहता है। तो इसलिए रेगुलर टच में रहना चाहिए। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, उसको लेते समय काफी केयरफुल रहना चाहिए। और अगर किसी को पहले से हिस्ट्री है थ्रोम्बोएम्बोलिक एपिसोड्स की या क्लॉटिंग की, तो उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। हालांकि इंसिडेंस कम है, फिर भी वॉचफुल रहना ज्यादा बेहतर है। जी डॉक्टर, तो अभी तो हमने महिलाओं की, यंगस्टर्स की बात कर ली। अब मैं आपसे बुजुर्गों की बात करना चाहती हूँ, जो ओल्ड एज ग्रुप्स हैं। तो इन्हें लेकर ये जो ओल्ड एज ग्रुप्स है, वो बाकी इन दो एज ग्रुप से कितने ज्यादा वो हार्ट डिसीज से वो रिस्क पर रहते हैं, और उनके लिए आपके क्या सुझाव और सजेशंस हैं? तो जैसा मैंने कहा कि एज बढ़ना हार्ट की बीमारी को ज्यादा
प्रमोट करता है। जैसे ही एज बढ़ती जाती है तो 40 साल के बाद पुरुषों में और 55 साल के बाद महिलाओं में हार्ट की बीमारी से का इंसिडेंस बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही एज 65 प्लस होती है तो फिर एजिंग प्रोसेस की वजह से और बाकी जो साथ की बीमारियां होती हैं लाइक डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी की बीमारी, तो जितनी भी बीमारियां ऐड होती जाती हैं उनका मल्टीप्लाइड इफेक्ट होता है। तो जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है, बूढ़े होते हैं, उनकी एक्टिविटी कम होती है, वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में चले जाते हैं, उनका वेट बढ़ने लगता है। तो इन सारी वजहों से मल्टीपल रिस्क फैक्टर हो जाते हैं और हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमें जो हम लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं वो अर्ली एज से शुरू होनी चाहिए, ना कि एक बार हार्ट की बीमारी शुरू हो जाए उसके बाद उसको ध्यान दें। और इसमें सेकेंडरी प्रिवेंशन का काफ़ी रोल है, जैसे लाइफस्टाइल अच्छी करें, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लें, शुगर कंट्रोल रहे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। तो इसलिए इस एज ग्रुप में अगर उनकी बीमारी ना भी हो तो उनको एनुअल हेल्थ चेकअप करके अपने इन रिस्क फैक्टर्स को देखना चाहिए और उसको कंट्रोल में करना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका हमारे लिए इतना समय निकालने के लिए और एक ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए जिससे मतलब लगभग पूरी दुनिया के एज ग्रुप्स जो भी हैं परेशान हैं, और उनके लिए इस तरह के सजेशंस आपने जो दिए होपफुली उनके लिए ये हेल्पफुल होंगे अगर वो सुन रहे होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। तो आज के हेलो डॉक्टर को यहीं समेटते हैं, और अगर आप हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट में किसी और बीमारी के बारे में, उसके इलाज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारा ईमेल पता नोट कर लीजिए radio@aajtak.com। हमारे लिए कोई सलाह, सुझाव या शिकायत हो तो उसका भी स्वागत है। हेलो डॉक्टर के ऐसे ही और एपिसोड्स को आप हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो7, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। मेरा नाम खुशबू है। इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में। हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी।